welcome back to your favorite channel. So now we are going to discuss about the functions of the nucleus. Last वीडियो में हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शंस के बारे में देखा था. अभी तक मैं आपको सेल का इंट्रोडक्शन दे चुकी हूँ. प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में हमने थोड़े बहुत डिफरेंस पढ़े थे और हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर और फंक्शंस को देखा है. और हमने इसके बाद हम देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शंस. ठीक है. सो अभी हम न्यूक्लियस देखेंगे, लेकिन न्यूक्लियस के इसके दो वीडियोस बनेंगे बिकॉज इसका जो क्रोमोसोम वाला पार्ट है वो भी थोड़ा सा लंबा है. सो दिस पोर्शन विल कंप्लीट. आफ्टर दैट आई विल पोस्ट द नेक्स्ट वीडियो. ओके. So without any further delay, let's start the lecture. So I have made some notes for you guys. So let's see. ये चीज़ बिल्कुल पता होना चाहिए. न्यूक्लियस वॉज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन इन 1831. न्यूक्लियस को सबसे पहले किसने ऑब्जर्व किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में. ओके. सो इट इज़ द कंट्रोलिंग ऑर्गेनल ऑफ द सेल. ऑब्वियसली हम सबको पता है कि जो न्यूक्लियस है वो सेल के अंदर होता है. हाँ, हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था. लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था न्यूक्लियस में हमारा जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, दैट इज डीएनए एंड आरएनए. ऑल द इंफॉर्मेशन आर देयर. और वहाँ से जब डीएनए से एमआरएनए बनता है, दैट प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन. सो ऐसी बहुत सारी प्रोसीजर होती हैं. सो इट इज़ द कंट्रोलिंग ऑर्गेनल ऑफ द सेल. बहुत सारी चीज़ों को वो कंट्रोल करता है. कंट्रोल ऑल द एक्टिविटीज डन बाय द सेल, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द ब्रेन ऑफ द सेल. जैसा कि मैंने अभी बताया, बहुत सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, इसीलिए उसको ब्रेन ऑफ द सेल कहा जाता है. अब इसका ऑक्यूरेंस देख लेते हैं. सो आई होप इट इज विजिबल. यस. सो नाउ occurrence present in all the eukaryotes except mammalian RBCs. अब आप लोगों के दिमाग में क्लिक होगा कि मैमेलिया मतलब क्या, मैमेलियंस मतलब क्या. तो ये भी हम पढ़ेंगे. नो टेंशन, नो परेशानी. मैमल्स के बारे में हम कब पढ़ेंगे? जब हम फाइलम्स पे पहुंचेंगे. अभी हमारा सेल वाला यूनिट चल रहा है, तो अभी हम पहले सेल वाले यूनिट को ख़त्म करेंगे. फिर भी मैं बता देती हूँ कि मैमल्स हम उनको बोलते हैं जिनके पास मेमोरी ग्लैंड्स होती हैं. और मैमल्स में हमारी भी जो कैटेगरी है होमो सेपियंस, हमारा जो बायोलॉजिकल नाम है वो है ह्यूमंस का होमो सेपियंस, वो भी आता है मैमल्स में. ठीक है. तो जिनके पास मेमोरी ग्लैंड होती है वो मैमल्स होते हैं. हम भी उसी कैटेगरी में आते हैं. तो हमारी जो आरबीसी होती है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, आरबीसी में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, इसीलिए यहाँ पर एक्सेप्शन दिया हुआ है. प्रेजेंट इन ऑल द यूकैरियोट्स, सभी यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है, लेकिन हमारी जो आरबीसी है उसमें प्रेजेंट नहीं होता. क्यों प्रेजेंट नहीं होता? क्यों? मैंने बताया था लास्ट टाइम, क्योंकि आरबीसी को उसकी ज़रूरत ही नहीं है. आरबीसी को उसका नीड ही नहीं है. द work of RBC is to transport the gases and all the nutrients from one place to another. Okay. and उसके अंदर क्या होता है? क्या होता है? याद करो, याद करो. hemoglobin. and it is made up of two words, heme and globin. Globin is the protein and heme iron. ठीक है. so now number of the nucleus. ठीक है. so usually there is a single nucleus per cell. जनरली हम लोग देखते हैं कि हर सेल में जो न्यूक्लियस होता है वो एक ही होता है. बट यहाँ पर जैसे कि हमने इसका एक एग्जाम्पल लिया है एसेटाबुलेरिया. ठीक है. एसेटाबुलेरिया एक तरह का एल्गे होता है. ठीक है. जिसमें जो एक एग्जाम्पल दे रहा है आपको सिंपल कि न्यूक्लियस एक ही होता है. लेकिन यहाँ पर हमने क्लासिफाई किया है न्यूक्लियस को 3 पार्ट्स में, क्योंकि न्यूक्लियस सबसे पहले तो देख लीजिए ए न्यूक्लिएट. ए न्यूक्लिएट मतलब न्यूक्लियस इज नॉट प्रेजेंट. विदाउट न्यूक्लियस. बाय न्यूक्लिएट, ऑलवेज रिमेंबर दिस. बाय मीन्स 2. ओके. सो बाय न्यूक्लिएट मीन्स 2 nucleus are present and polynucleates means when many nucleus are present. okay. so इसके examples हम एक बार देख लेते हैं. तो ए न्यूक्लिएट में अभी जस्ट बताया मैंने, जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता, दैट इज व्हाट आरबीसी ऑफ द मैमल्स. ठीक है.
आरबीसी ऑफ द मैमल्स। एंड बाय न्यूक्लिएट मीन्स दो न्यूक्लियस प्रेजेंट होते तो उसमें आता है सीलिएट प्रोटोजोन्स लाइक पैरामीशियम। अभी हम जैसा मैंने बताया फाइलम्स के बारे में पूरा पढ़ेंगे, प्रोटोजोआ, पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, एकानोडर्मेटा, सारे चीज़ें पढ़ेंगे। सो अभी आपको सिर्फ ये याद रखना है, अभी हम न्यूक्लियस के बारे में पढ़ रहे हैं तो अभी आपको याद रखना है कि बाय न्यूक्लिएट यानी कि दो न्यूक्लियस किन ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होते हैं, तो सीलिएट एंड प्रोटोजोन्स, ठीक है। उसका एग्जाम्पल भी दिया हुआ है पैरामीशियम। नाउ पॉलीन्यूक्लिएट यानी बहुत ज़्यादा अमाउंट में रहते हैं, तो उसका एग्जाम्पल है फंगल हाइफे ऑफ राइजोपस, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे, सो डोंट टेक टेंशन, ओके। नाउ द शेप ऑफ द न्यूक्लियस, वी आर कमिंग टूवर्ड्स व्हाट, द शेप ऑफ द न्यूक्लियस। सो क्यूबॉइडल भी हो सकता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जनरली हम जब एग्जाम्पल के लिए बनाते हैं डायग्राम में तो हम ऐसा डायग्राम बनाते हैं सेल का और उसमें एक ऐसा न्यूक्लियस बना देते हैं अंदर। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो शेप है न्यूक्लियस का वो सिर्फ सर्कुलर हो, स्फेरिकल हो, ना ना ना, इट इज क्यूबॉइडल, ओवल, बीन शेप्ड। बीन का मतलब आप लोगों को पता है, इट कैन बी सेड दैट किडनी शेप, एंड हॉर्स शू शेप्ड, ये हॉर्स शू शेप्ड का भी होता है, एंड मल्टी लोब्ड, इसमें मल्टी लोब प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब हम आ जाते हैं जरा हमारे सेल्स की तरफ, ठीक है, सेल्स की तरफ आ जाते हैं। सो मैंने यहाँ बहुत ही बड़ी सेल बनाई है ताकि मैं इजीली समझा सकूं आप लोगों को। सो लेट्स स्टार्ट। प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में हम पढ़ चुके हैं। हमने क्या पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था कि प्रोकैरियोटिक सेल में और यूकैरियोटिक सेल में ये डिफरेंस होता है कि सबसे बेसिक डिफरेंस जो होता है वो ये है कि इनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, ऐसा हम बोलते हैं, लेकिन हम डायरेक्टली ये नहीं बोल सकते कि दे लैक न्यूक्लियस। वी शुड से ऑलवेज दैट दे डोंट हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। Well defined means what? It has a nuclear membrane, right? Particularly, so यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, यहाँ पर साइटोप्लाज्म। ये कौन सी सेल की बात चल रही है अभी? प्रोकैरियोटिक। सो प्रोकैरियोटिक सेल में ऑब्वियसली ये साइटोप्लाज्म है, तो यहाँ पे अभी मैंने सिर्फ समझाने के लिए बनाया है। इसमें प्रोकैरियोटिक सेल में ऑलवेज रिमेंबर, प्रोकैरियोटिक सेल में सर्कुलर न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस नहीं है। न्यूक्लियस तब बोलेंगे जब उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी, वेल डेवलप्ड स्ट्रक्चर होगा, दैट इज न्यूक्लियस। बट हियर इट इज नोन एज न्यूक्लियोइड एंड द जेनेटिक मटेरियल इज प्रेजेंट, और यहाँ पे सर्कुलर फॉर्म में है। नाउ इसका अगर आप एग्जाम्पल देखना चाहें तो आप नेट पे सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। जो सबसे कॉमन एग्जाम्पल है दैट इज इकोलाई बैक्टीरिया। मैं यहाँ लिख भी देती हूँ, E. coli bacteria, it is the very common example so of the prokaryotes। अब चलते हैं हमारी सेल की ओर, जो कि काफ़ी अच्छी है, काफ़ी सारे ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं इसमें, काफ़ी सारी चीज़ें होती रहती हैं। सो यूकैरियोटिक सेल की तरफ हम बढ़ते हैं। सो नाउ दिस साइड इज व्हाट? साइटोप्लाज्म फ्लूइड, ओके, एंड दिस पर्टिकुलर साइड इज न्यूक्लियोप्लाज्म फ्लूइड। मैंने जब न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर पढ़ाया था तब मैंने आप लोगों को एक एक चीज़ बताई थी, डायग्राम दिखा के बताई थी कि कहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है। जैसे कि सेल के अंदर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, वैसे ही न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, ओके। सो नाउ इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द यूकैरियोटिक सेल, तो इसमें सबसे पहले थोड़ा सा स्ट्रक्चर को हम स्टडी कर लेते हैं। यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा कि ये दो मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है, द आउटर एंड द इनर मेम्ब्रेन। और यहाँ पर ये जो हैं, जो दो मेम्ब्रेन्स हैं, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, जो न्यूक्लियर एनवेलप है, ठीक है, हम इसको न्यूक्लियर एनवेलप भी बोल सकते हैं, तो ये ज्वाइन हो जाती हैं एक दूसरे से, ठीक है। और उसके बाद इन दोनों के बीच में एक स्पेस प्रेजेंट है, दैट स्पेस इज नोन एज व्हाट? That space is known as nuclear pore,
दैट स्पेस इज नोन एज न्यूक्लियर पोर, और इसको हम न्यूक्लियोपोर भी कहते हैं। ओके, सो एक चीज याद रखिएगा, जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो स्मूथ होती है और जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो रफ होती है। लेट मी राइट दिस, so you can take the screenshot of this. Done? Okay, now so the inner membrane is smooth and the outer membrane is rough. Now listen to me very carefully. So we are talking about which cell? Eukaryotic cell. Fine. So now my question is what is protoplasm? It is a very important question, you should know about this. So the cytoplasmic fluid, okay, that is present inside the cell, and the nucleoplasm that is present inside the nucleus, इन दोनों को जब हम मिलाकर बोलते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म। अगेन, साइटोप्लाज्म जो कि सेल के अंदर प्रेजेंट है, और न्यूक्लियोप्लाज्म जो कि न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है, दे आर कंबाइंडली known as protoplasm. Clear? So now if we talk about the chromosomes, so there are some phases. ऑब्वियसली क्रोमोसोम्स का एक नेक्स्ट वीडियो बनेगा जिसमें हम उसके बारे में बात करेंगे, बट अभी आप थोड़ा सा इसमें इंट्रोडक्शन देख लीजिए कि जो इंटरफेज स्टेज होती है, जो इंटरफेज, यहाँ पे आपको 4 फेजेस दिख रही हैं, ये एम फेज है, ये G1 G2 एंड दिस इज द S1। सो ये जो G1 एंड G2, ये जो 2 फेजेस हैं, इसको हम बोलते हैं प्रिपरेशन फेज। व्हाट? इंटरफेज भी बोलते हैं, ऑब्वियसली ये तो सभी को पता है, पर इसको हम प्रिपरेशन फेज इसीलिए बोलते हैं बिकॉज अब हम यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल लेंगे जिससे आपको ये चीज़ एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगी। सो कंसिडर कि जो अब मैंने यहाँ पे सेल नहीं बनाई है बिकॉज मैंने डायरेक्ट न्यूक्लियस बनाया है। आपको इतना क्लियर होना चाहिए, इतना अंडरस्टूड होना चाहिए कि ये न्यूक्लियस है, यहाँ पे सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है। ओके फाइन। सो आपको जैसे कि दिख रहा होगा कि ये डीएनए है और इसमें यहाँ पर ये प्रोटीन प्रेजेंट है, हिस्टोन प्रोटीन। तो अभी इसको भूल जाओ, अभी ये समझो कि जो न्यूक्लियस है, क्या जो न्यूक्लियस है वो एक दुल्हन है, वो गई शॉपिंग करने। फाइन। उसने एक नेकलेस पसंद किया जो कि ऐसे, जिसमें डबल बोलना चाहिए चेन थी और उसमें ऐसे मोती लगे हुए थे। ठीक है, तो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर उसने पसंद किया। बोल सकते हैं, क्या दिक्कत है? डबल हेलिकल स्ट्रक्चर उसने पसंद किया, तो दैट डबल हेलिकल स्ट्रक्चर इज व्हाट? डीएनए। अभी न्यूक्लियस ने पसंद किया, न्यूक्लियस क्या है? दुल्हन है। ठीक है, उसमें जो मोती प्रेजेंट है, मोती जो प्रेजेंट है, दैट इज हिस्टोन प्रोटीन। दैट इज व्हाट? हिस्टोन प्रोटीन। ओके, तो जो मोती उसके में प्रेजेंट है दैट इज हिस्टोन प्रोटीन। और उसके बाद यही हिस्टोन प्रोटीन का एक और दूसरा नाम भी है। ठीक है, इसी हिस्टोन प्रोटीन का एक और दूसरा नाम भी है जिसको हम बोलते हैं पैकेजिंग प्रोटीन, जिसको हम क्या बोलते हैं? पैकेजिंग प्रोटीन। नाउ अगर हम ये वाली जो एक बोल सकते हैं, हम इसको नेकलेस बोल सकते हैं या चेन बोल सकते हैं, तो इसका अगर हम पार्ट लें तो ये वाला जो पोर्शन है ये बोलेगा क्रोमेटिन थ्रेड। इसको हम क्या बोलेंगे? क्रोमेटिन थ्रेड। दिस पोर्शन विल बी नोन एज, मतलब दिस पोर्शन विल बी नोन एज द क्रोमेटिन थ्रेड। मतलब यहाँ से लेकर पूरा ही बोल रहा है वो कि ये पूरा जो है ये क्रोमेटिन थ्रेड है। लेकिन नाउ इफ वी टॉक अबाउट न्यूक्लियोसोम, व्हाट इज न्यूक्लियोसोम? सो इफ यू विल टेक, सी हियर, if you will take the strand like this and there is a presence of which protein? Histone protein। हिस्टोन प्रोटीन, इसको और क्या बोलते हैं? पैकेजिंग प्रोटीन भी बोलते हैं। सो ओनली दिस पार्ट, नॉट द होल पर्टिकुलर नेकलेस और द होल पर्टिकुलर डीएनए मॉलिक्यूल, वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली दिस पार्ट। सो दिस पार्ट इज नोन एज न्यूक्लियोसोम।
नाउ क्लियर? मैंने यहाँ पे बॉक्स भी बनाया है. सो दिस पर्टिकुलर पार्ट इज नोन एज न्यूक्लियोसोम, वन हिस्टोन प्रोटीन एंड देयर आर स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए. सो नाउ एक और बात बताना था कि ये जो पोर्स यहाँ पे प्रेजेंट होती है जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे थे, न्यूक्लियर पोर, इसके थ्रू क्या क्या पास आउट होता है? इसके थ्रू आरएनए, राइबोसोम एंड प्रोटीन्स. ये पोर्स बनी किस लिए हैं ये भी तो हमको पता होना चाहिए ना इसके बारे में, और हम आगे पढ़ेंगे. लेकिन अभी के लिए इतना याद रखिए कि यहाँ से आरएनए पास आउट होता है, यहाँ से राइबोसोम पास आउट होते हैं, यहाँ से प्रोटीन पास आउट होते हैं. सो नाउ अभी यहाँ पे जो जेनेटिक मटेरियल है, यू कैन सी हियर, यहाँ पर जो जेनेटिक मटेरियल है कौन सी फेज चल रही है? इंटरफेज चल रही है. ओके, सो यहाँ पर जो जेनेटिक मटेरियल है वो थ्रेड फॉर्म में है, और वो कहाँ पे स्प्रेड है? ये क्या है? ये पूरा पोर्शन क्या है? दैट इज न्यूक्लियोप्लाज्म. 50 बार बता दिया मैंने. ओके, स्प्रेड इन द न्यूक्लियोप्लाज्म. अब इतनी चीज आप लोगों को क्लियर हुई. नाउ कम टूवर्ड्स दिस डायग्राम. देखिए पहले मैंने छोटा बनाया था, बट अभी फिर उसके बाद मैंने उसको और अच्छे से बड़ा एक्सपांड करके बनाया ताकि क्लियरली समझ में आए. ये आपका न्यूक्लियस है, दिख रहा है क्लियरली? वेट, लेट मी एडजस्ट दिस. ओके, नाउ so this is your nucleus. Okay, what are this? You can see again, outer membrane, inner membrane. Inner membrane is smooth, outer membrane is rough. this particular stage, यहाँ पर जो stage चल रही है, अभी हम कौन सी stage की बात कर रहे हैं? अभी this portion is completed. Now just read what is written here. Now the M phase. Now what? The M phase we will compress the whole structure. मतलब अभी बता रही हूँ, chromatin network, and then it will become a chromosome. अब जो दुल्हन है यानी कि जो क्या है? न्यूक्लियस है. ओके, सो उसको ये जो नेकलेस है वो उतना पसंद नहीं आया, तो उसने उसको थोड़ा सा कंप्रेस कर दिया, चेंज कर दिया. अभी ऐसा समझो, कंप्रेस का मतलब होता है दबा देना. इस तरीके से उसने ऐसे उसको दबा दिया. सो नाउ इट बिकम्स व्हाट? अब उसको हम क्रोमोसोम बोलेंगे. ठीक है, अब उसको हम क्या बोलेंगे? क्रोमोसोम. सो नाउ द दुल्हन, नाउ द न्यूक्लियस इज वेरी हैप्पी टू हैव क्रोमोसोम इन इट. सो अब हमारी दुल्हन की कहानी यहाँ पे समाप्त होती है. अब आ जाइए न्यूक्लियस की तरफ. तो न्यूक्लियस बड़ा खुश है, उसके पास बहुत अच्छे से क्रोमोसोम प्रेजेंट है. तो यहाँ पर जो हम फेज की बात कर रहे थे जहाँ पर क्रोमेटिन प्रेजेंट था, ये कौन सी फेज थी? ये थी इंटरफेज. ठीक है, ये कौन सी फेज थी? ये थी इंटरफेज, जहाँ पे क्रोमेटिन प्रेजेंट था. यहाँ पे इसमें प्रेजेंट थे हिस्टोन प्रोटीन्स. अब इसके बाद में कंडेंसेशन होगा. कंडेंसेशन होने के बाद में ये पूरी प्रोसीजर, ये जो क्रोमोसोम का फॉर्मेशन हो रहा है, फिर उसके बाद क्रोमोसोम कैसे कौन सी स्टेज में अपीयर होता है, वो सब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. अभी आप मैं जो बता रही हूँ उसको ध्यान से सुनिए, ये बेसिक चीज़ है. कंडेंसेशन जब होगा तो इट विल कन्वर्ट इनटू अ क्रोमोसोम. ये हमने 10th में 9th में पढ़ा है, दैट दिस वन इज द पी आर्म एंड दिस वन इज द क्यू आर्म. ओके, सो यहाँ पर जो सेंटर में प्रेजेंट है एक डॉट बड़ा सा, जो इन दो चारों क्रोमेटिड, इसको क्या बोलते हैं? क्रोमेटिड. these all these structures are known as chromatid. ठीक है, generally you can remember the structure of the chromosome like किसी ने एक flower है. okay fine, you draw the leaves of the you draw the petals of the flower, और कुछ ऐसा लग रहा है, ये इसको देख के ऐसा लग रहा है कि किसी ने पत्तियां आधी तोड़ दिया है. तो ऐसे आप रिमेंबर कर सकते हैं कि एक फ्लावर है जिसमें सिर्फ 4 ही पत्तियां पेटल्स हैं. तो यहाँ पर एग्जैक्टली वैसे ही इसका स्ट्रक्चर है, किसका? क्रोमोसोम का. तो ये जो पेटल्स बोला मैंने अभी, यहाँ पे क्या बोला?
पेटल्स, तो पेटल्स को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं क्रोमैटिड, दैट इज नोन एज व्हाट, क्रोमैटिड। अब इसके अंदर आप देख सकते हैं कि डीएनए प्रेजेंट है, हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट है, और ये वाला जो डॉट है जो कि ये चारों क्रोमैटिड को ऐड कर रहा है यानी कि जोड़ रहा है, उसको हम बोलते हैं सेंट्रोमियर, उसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रोमियर। अब यहाँ पर एक और चीज प्रेजेंट आप लोगों को दिख रही होगी, नॉन हिस्टोन प्रोटीन इज ऑल्सो प्रेजेंट हियर, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। सो व्हाट इज रिमेनिंग, लेट मी चेक। हमने देखा कि यूकैरियोटिक सेल में क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है, वैसे ही न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियोलस प्रेजेंट है। ये एक क्या है, ये एक डेंसली स्टेन्ड स्ट्रक्चर है। ओके, सो ठीक है, ये एक डेंसली स्टेन्ड स्ट्रक्चर है, और इसको जो डिस्कवर किया था वो किया था फोंटेना ने, और इसके बाद इसको हम लिटिल न्यूक्लियस भी बोलते हैं। इसको हम और क्या बोलते हैं, मैं लिख देती हूँ, लिटिल न्यूक्लियस, और इसको डिस्कवर किया था फोंटेना, ओके, 1781 में। ओके, so let's take a quick revision. First we'll come towards this. So here we talk कि डिस्कवरी किसने की, रॉबर्ट ब्राउन ने की। इसको हम कंट्रोलिंग ऑर्गेनल बोलते हैं सेल का। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये बहुत सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, और इसीलिए इसको ब्रेन हाउस ऑफ द सेल भी बोला जाता है। इसका ऑक्यूरेंस क्या था, इसका ऑक्यूरेंस में हमने ये पढ़ा कि ये ऑलमोस्ट सारे यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है, ये ऑलमोस्ट सारे यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है, बट देयर इज एन एक्सेप्शन, बट देयर इज एन एक्सेप्शन। व्हाट, मैमेलियन आरबीसी, आरबीसी के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। सो आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं हो सकता, इसीलिए वो डिवाइड नहीं हो सकती, दे कांट डिवाइड। ओके, so remember this. Now the number of the nucleus, usually generally हम जब देखते हैं, हम जितना भी अभी तक पढ़ते आए हैं, हमको इतना ही पता है कि एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, बस खत्म। नहीं, ये तो सिर्फ एक हमने अभी तक की स्टडीज की, आगे की जो डिटेल स्टडी है वो ये बताती है कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ न्यूक्लियस, और उसमें ऑर्गेनिजम्स भी अलग अलग आते हैं। सो नाउ नंबर ऑफ न्यूक्लियस, यूजुअली देयर इज अ सिंगल न्यूक्लियस पर सेल। जनरली जो न्यूक्लियस होता है वो एक ही होता है सेल में, जिसका एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, सेटोबुलेरिया बताया था अभी मैंने, ये एक काइंड का एल्गे है। तो हम अभी तक तो हमने यही पढ़ा कि नंबर एक होता है, लेकिन यहाँ पर न्यूक्लियस को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया हमने, ए न्यूक्लिएट, बाई न्यूक्लिएट एंड पॉलीन्यूक्लिएट। सो ए न्यूक्लिएट में विदाउट न्यूक्लियस, जिसमें आरबीसीज ऑफ द मैमल्स आता है। इसके बाद मैंने बताया सीलिएट्स, प्रोटोजोअन्स जो कि बाई न्यूक्लिएट में आते हैं, और पॉलीन्यूक्लिएट का एग्जाम्पल है राइजोपस। ओके, और मैंने आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये बताई कि जो शेप है वो न्यूक्लियस का सिर्फ हम अभी तक देखते आए हैं सर्कुलर या स्फेरिकल नहीं होता, वो क्यूबॉइडल भी हो सकता है, वो ओवल बीन शेप भी हो सकता है, वो हॉर्स शेप भी हो सकता है, वो मल्टी लोबी है ना, उसमें बहुत सारे जो लोब्स प्रेजेंट होते हैं ना, वो बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, तो ये जो चीज़ें मैंने बताई हैं कि क्यूबॉइडल, ओवन, ये किस में प्रेजेंट होता है, कब प्रेजेंट होता है, ये भी हम पढ़ेंगे। सो डोंट टेक एनी टेंशन। सो नाउ कमिंग टूवर्ड्स द डायग्राम, प्रोकैरियोटिक सेल में एक हमेशा याद रखना, सर्कुलर व्हाट, सर्कुलर न्यूक्लियस अगर हम बोले, बट हम उसको न्यूक्लियस नहीं बोल सकते, बिकॉज न्यूक्लियस की डेफिनेशन ही ये है कि न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होना बहुत ज़रूरी है, दैट इज द वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस। ओके, सो दिस इज नोन एज न्यूक्लियाइड। अ सर्कुलर स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट इन द यूकैरियोटिक सेल दैट इज नोन एज द न्यूक्लियोइड। ओके, so here and the example is what, E. coli bacteria. Okay, so if we come toward the eukaryotic cell, so eukaryotic cell में मैंने आपको बताया कि ये हमारा साइटोप्लाज्म है, ये हमारा
न्यूक्लियोप्लाज्म है, और ये हमारा न्यूक्लियस है जो कि डेंसली स्ट्रेन स्ट्रक्चर होता है, इसको निटल न्यूक्लियस भी बोलते हैं, इसको फोंटाना ने डिस्कवर किया था। और इसमें न्यूक्लियर पोर होते हैं। न्यूक्लियर पोर का काम क्या होता है? न्यूक्लियर पोर से राइबोसोम्स पास हो सकते हैं, प्रोटीन पास हो सकते हैं, और इसमें से आरएनए भी पास हो सकता है। और इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो रफ होती है, इसकी जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो स्मूथ होती है। इसके बाद मैंने एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बताया था कि न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म को टुगेदर हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। नाउ वी विल कम टुवर्ड्स द फेजेस। वी टॉक अबाउट द फेजेस। तो सबसे पहले ये कौन सी फेज थी? ये प्रिपरेशन फेज थी, इंटरफेज G1 एंड G2, ये इसके बारे में हमने यहाँ पे देखा। सो ये वाला जो पोर्शन जो नीचे लिखा हुआ है ये इससे रिलेटेड नहीं है, ये M फेज से रिलेटेड है। ये वाला जो पोर्शन लिखा हुआ है ये M फेज से रिलेटेड है। ओके, रिमेंबर दिस। सो इंटरफेस को हम प्रिपरेशन फेज भी बोलते हैं। मैंने बताया न्यूक्लियस अभी एक दुल्हन है जिसने एक्चुअली जो शॉप में गई और उसने जाके एक नेकलेस पसंद किया या एक चेन पसंद की जो कि डबल हेलिकल स्ट्रक्चर की थी, उसमें मोती प्रेजेंट थे। जो मोती थे उनका नाम था हिस्टोन प्रोटीन, और जो थ्रेड था उसका नाम था डीएनए। ठीक है, तो ये जो थ्रेड था ये न्यूक्लियोप्लाज्म में पड़ा रहता है। ठीक है, और वो जेनेटिक मटेरियल है अभी कौन सी स्टेज में? इंटरफेस प्रिपरेशन फेज में। ठीक है, नाउ द एम फेज वी विल कंप्रेस द होल स्ट्रक्चर। अब दुल्हन को पसंद नहीं आया तो उसने चेंज कर दिया, कंप्रेस कर दिया, दबा दिया उस पर्टिकुलर नेकलेस को, तो वो एक अलग फॉर्मेट में चेंज हो गया। ऐसा हम इमेजिन कर सकते हैं टू मेमोराइज। ओके, तो वो एक अलग फॉर्मेट में चेंज हो गया। दैट इज known as chromosome. That is known as what? Chromosome. देखिए यहाँ पे बड़ी खुश है ये दुल्हन। जो दुल्हन थी वो कौन थी? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस थी, उसके पास इतना बढ़िया सा क्रोमोसोम आ गया है। क्रोमेटिन, क्रोमेटिन बोल रही हूँ मैं। क्रोमेटिन मीन्स क्रोमेटिन नेटवर्क जो है वो कौन सी स्टेज में प्रेजेंट होता है? इंटरफेज में। तो यहाँ पे अभी इंटरफेज चल रही है, उसके बाद कंडेंसेशन होगा। कंडेंसेशन के बाद में ये वाला क्रोमोसोम फॉर्म होगा जिसमें कि 4 क्रोमेटिड होते हैं। ये आपको हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए दिख रहा है, और इसमें एक नॉन हिस्टोन प्रोटीन होता है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। और दिस इज द न्यूक्लियर पोर, दिस इज द आउटर एंड द इनर मेम्ब्रेन। सो बच्चों, दिस इज all about the functions of the nucleus in the first part. Okay, this is only the first part. In the second part we will talk about the chromosomes and the stages, and after that we will come towards the mitochondria. So तब तक के लिए ये वीडियो को बार बार देखिए, नोट्स बनाइए, and keep studying, work hard. Thank you. Keep watching my videos.